हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। आज हम लोग की ये दूसरी क्लास है फिजिक्स की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गति और गति के समीकरण। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। गति से पहले गति या चाल एक ही चीज़ को बोलते हैं जाके आपका। जैसे मान लो हम कुछ चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, पहले दूरी और विस्थापन, ये क्या होते हैं और दोनों में अंतर क्या होता है। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में क्या अंतर होता है जाके आपका। तो सबसे पहले दूरी समझते हैं, दूरी क्या होता है जाके, उसके बाद क्या होता है विस्थापन समझते क्या होता है। दूरी, जैसे मान लो किसी पिंड द्वारा या किसी चीज़ द्वारा, किसी पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी। जैसे मान लीजिए, ये सपोज कीजिए जैसे एक सर्कल है, इस पर कोई पिंड चल रहा है, इसने एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाया, तीन चक्कर लगाया, तो जो इसकी परिधि होती है उतनी दूरी इसने चली, पिंड ने उतनी दूरी चली, तो किसी पिंड द्वारा कुल तय की गई लंबाई उसकी दूरी कहलाएगी। अब बात करते हैं विस्थापन क्या होता है जाके। विस्थापन क्या होता है कि पिंड द्वारा मान लीजिए यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा मान लीजिए, तो पिंड द्वारा चले गए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। विस्थापन हम लोग ऐसे काउंट करेंगे, ऐसे मतलब कि किसी बिंदु द्वारा, मान लो बिंदु ए से कोई पिंड चलना स्टार्ट करता है और मान लो इस तरीके जाता है, इस तरीके फिर वापस आ जाता है, यहाँ मान लो बी पे आ जाता है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों बिंदुओं के मध्य न्यूनतम जो दूरी होती है जाके, वो विस्थापन कहलाएगा। और दूरी क्या कहलाएगी, जितनी इसने चाल चली, जितनी भी इतनी इसने चली, वो कंप्लीट क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अब दोनों में कुछ बेसिक चीज़ें हैं अंतर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी पिंड द्वारा कुल चली गई दूरी, उसकी कुल चली गई लंबाई उसकी दूरी कहलाएगी, और न्यूनतम जो है प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कहलाएगी इसका विस्थापन। अब हम लोग आगे बात करते हैं, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, हम लोग पढ़ चुके हैं। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। इसके अलावा दूरी क्या है, ये कभी ऋणात्मक नहीं होगी जाके, ऋणात्मक नहीं होगी, ये जीरो हो सकती है और पॉजिटिव में ही रहेगी, लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं होगी जाके। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, यहीं रुका रहा, तो वो जीरो हुआ ना जाके। अगर मान लो यहाँ तक गया फिर वापस पीछे चला आया, तब भी उसने दूरी इतनी चली कि नहीं चली, तो दूरी क्या होगी, कभी ऋणात्मक नहीं होगी जाके। अब विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन क्या होगा जाके, एक सदिश राशि है। इसके अलावा सदिश राशि के अलावा ये क्या है, ये जीरो हो सकता है, ऋणात्मक हो सकती है, ये ऋणात्मक हो सकती है, ये ऋणात्मक नहीं होगी। दूरी क्या है, ऋणात्मक नहीं होगी, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, जीरो हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि विस्थापन में दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस दिशा में जा रहा है ये इंपॉर्टेंट होती है, जबकि दूरी में दिशा कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए इसमें क्या है, विस्थापन क्या हो जाएगा कि मैंने बताया था सदिश राशि के लिए क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों जरूरी है। तो इसके पास क्या है, परिमाण भी है और दिशा भी है, तो ये क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी जाके। अब ये आपको समझ में आ गया कि दूरी क्या है, किसी पिंड द्वारा चली गई कुल लंबाई उसकी दूरी कहलाएगी, और किसी पिंड द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ओके, दूरी जो आपकी अदिश राशि, इसके अलावा दूरी ऋणात्मक नहीं होगी जाके, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है और ऋणात्मक हो सकता है, जीरो भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। ठीक, ओके। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये दूरी विस्थापन में हम लोग अंतर समझ में आ गया। फिलहाल डेफिनेशन किसी की नहीं पूछता जाके, फैक्ट ही पूछता जाके, आपसे पूछ देगा डायरेक्ट, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, हाँ नहीं, और जैसे मान पूछ लेगा विस्थापन सदिश राशि है कि अदिश राशि है, दूरी विस्थापन में अंतर पूछ देगा जाके, ये पूछता आपसे। अब चाल का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, जबकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब इसकी डेफिनेशन आप लोग बनाना चाहें तो आप लोग खुद बना सकते हैं। चाल, जैसे मान लो समय को 1 सेकेंड मान लो, तो 1 सेकेंड में किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, ये आप खुद ही बना सकते हैं। अगर कोई भी फार्मूला आपको किसी का भी पता है तो आप उसकी डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। फिलहाल डेफिनेशन कहीं नहीं पूछता जाके, आपको बता दे रहे हैं जानकारी के लिए। जैसे मान लो चाल की डेफिनेशन बनानी है, तो चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब डेफिनेशन बनानी है तो समय को मान लो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मान लो,
तो किसी पिंड द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी उसकी क्या कहलाएगी, चाल। तो ये चाल हो गया। जाकर विस्थापन की बात कर लो तो सेम विस्थापन के लिए किसी पिंड द्वारा 1 सेकंड में हुआ विस्थापन उसका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। अब सेम वही जो इसमें भी दोनों में अंतर क्या है, चाल और वेग में अंतर क्या है समझ लेते हैं। चाल और वेग में अंतर क्या है, वेग में अंतर। डेफिनीशन कहीं नहीं पूछेगा, जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं। डेफिनीशन बनाने के लिए कैसे बनाएंगे आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद कोई वैल्यू, जैसे हमने क्या किया, समय को 1 सेकंड कर दिया, मान लीजिए कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में किसी पिंड द्वारा कुल विस्थापन ही उसके क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। चाल और वेग में अंतर, तो देखिए चाल मैंने बताया क्या, एक पहले तो चाल क्या है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। और वेग क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसके बाद चाल की बात करते हैं, ये सदैव धनात्मक रहेगी, जीरो या धनात्मक रहेगी, जीरो या धनात्मक रहेगी। जबकि ये जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक तीनों हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपका। अगर मात्रकों की बात करें तो दूरी को देखो हम किस में करते हैं, मीटर में, SI पद्धति में बात कर रहे हैं। और समय को किस में, सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड चाल का मात्रक हो जाएगा। अगर विस्थापन की मात्रक कर तो विस्थापन को भी मीटर में ही नापते हैं, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है। और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इनका मात्रक मीटर पर सेकेंड दोनों को होता है। अगर बीमा राशि निकालोगे तो बीमा राशि भी दोनों की सेम ही होती है जाके। ये हो गया जाके चाल, हम लोग का दूरी और विस्थापन में अंतर, और चाल वेग में अंतर हो गया जाके। अब आगे हम लोग समझते हैं कुछ चीज़ें। जैसे हम लोग बात करते हैं औसत चाल की, औसत चाल और औसत वेग की बात करते हैं। औसत चाल या औसत वेग की बात करते हैं, औसत वेग की बात करते हैं। चाल और वेग का फार्मूला सब सेम ही रहेगा जाके, बस यहाँ दूरी रहेगी, यहाँ विस्थापन रहेगी जाके। दूरी विस्थापन में अंतर हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद औसत चाल औसत वेग हो गया जाके। औसत चाल क्या होगा जाके, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। मान लो किसी पिंड द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे पहले चला जा रहा, पहले घंटे में, दूसरे में 20 किलोमीटर, तीसरे में 30 किलोमीटर, चौथे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे चला जा रहा है, तो कुल दूरी जो उसने चली है बटे कुल समय कर दोगे, वही औसत चाल आ जाएगी इसकी। औसत वेग की बात करते हैं तो कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल समय, ये आपका औसत वेग आ जाएगा। अगर मान लो सपोज करो क्या कि पिंड, जो भी पिंड है, जो भी वस्तु है, पिंड एक ही दिशा में, एक ही दिशा में एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, मान लीजिए त्वरण से, एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, तब औसत वेग, औसत वेग। अब जब एक समान वेग है तो जाहिर सी बात है कि वेग फिर जब चेंज ही नहीं हो रहा तो वही v रहेगा आपका। एक समान त्वरण से रहेगा जाके, एक समान त्वरण से, सॉरी, एक समान त्वरण से। मान ली कोई एक ही दिशा में एक समान त्वरण, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये अभी डिस्कस करने वाले त्वरण क्या चीज़ होती है थोड़ी देर बाद, लेकिन यहाँ टर्म आ गया है। तो जब एक ही दिशा में कोई एक पिंड है जो एक ही दिशा में एक समान त्वरण से आगे बढ़ रहा है, तब औसत वेग क्या होगा जाके, त्वरण सेम रहेगा तब इसका हो जाएगा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करेंगे, प्लस अंतिम वेग को v से, बटे 2। तो औसत वेग क्या हो जाएगा, u प्लस v बटे
2, यानी कि त्वरण क्या है, एक समान है। जैसे मान लो पहले घंटे में क्या है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, अगले में 15 हो गया जाके, फिर 20 हो गया जाके, फिर 25 हो गया जाके, फिर 30 हो गया जाके, मान लीजिए ये चला जाके कंटिन्यू। अब देखिए ये क्या कह रहा है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग यानी 30/2, तो ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब जब इसका आप औसत वेग निकालेंगे जाके, तब इसका औसत वेग भी कितना आएगा जाके, 20। चाहे तो जोड़ के देख लीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे चल रहा है, 5 घंटे कुल चल रहा है। और कुल दूरी कितनी चल रहा है जाके, 15 10 25, 25 50, 50 50 100, तब इसका औसत वेग कितना आ रहा है जाके, 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। तो वही ये है आपका, यानी कि जब जब क्या है कि पिंड एक ही दिशा में एक समान त्वरण से आगे बढ़ रहा हो, तब औसत वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। और वैसे क्या होगा, औसत वेग क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय। वो भी मैंने निकाल के दिखा दिया, देखो कुल विस्थापन कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, और कुल समय कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है। अगर औसत चाल की बात करते तो कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो जाएगा आपका। इन सब का यूज़ आगे आपको जो गति के समीकरण हैं उसमें होगा जाके, देखना कैसे इन्हीं से जो है गति के समीकरण आपके निकलते हैं जाके। यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं सापेक्ष वेग की। सापेक्ष वेग क्या होता है जाके, सापेक्ष वेग आपको मैथ में जब आप ट्रेन वाले सवाल करते होंगे तब आपको ये सापेक्ष वेग बहुत पढ़ने को मिलता होगा। सापेक्ष वेग में क्या होता है, मान लो कि कोई वस्तु है, कोई दो चीज़ें हैं, मान लो एक ए है और एक बी है। ये जब एक ही दिशा में गति कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, एक ही दिशा में गति कर रहे होंगे, v1 और v2 के। ये मान लो v1 से गति कर रहा होगा और ये v2 से गति कर रहा हो। आप खुद सोच के देखिए, जब एक ही दिशा में दोनों चल रहे होंगे तो इनके बीच की दूरी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी कंटिन्यू, क्योंकि भाई जो एक ही दिशा में गति कर रहे हैं दोनों कंटिन्यू, v1 v2, जब ये एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो इनके बीच की जो है, इनके बीच की जो है गति घटेगी नहीं घटेगी, सॉरी अंतर का साइन रहेगा जाके, क्योंकि v1 हो सकता है तेज चल रहा हो, v1 हो सकता है स्लो चल रहा हो, v2 तेज चल रहा हो, तो ये अंतर रहेगा जाके, समझे। तो ये सापेक्ष गति हो जाएगी इनके बीच की, जब ये एक ही दिशा में चल रहे होंगे जाके। जैसे देखिएगा आप कोई ट्रेन दो जाती हैं, जब एक ही दिशा में गुजरती हैं तो वो बड़ा स्लो गुजरती हैं, आप आसपास से जैसे ये गुजर रही मान लो, तो क्या है कि जब पैरेलल एक ही दिशा में दोनों चल रही हैं तो देखना कि बड़ी काफ़ी टाइम बाद क्रॉस कर पाती हैं एक दूसरे को। लेकिन जब ये विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, जैसे मान लो सपोज करो एक इधर जा रही, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही मान लो, तब ये बहुत तेज़ी में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं जाके। तब क्या होता है जाके कि इनकी गति जुड़ जाती है, तो ये हो जाता है v1 प्लस v2। इसमें ये लिखना कि जब दोनों पिंड एक ही दिशा में गति कर रहे हों तब इनका अंतर जो होता है वो सापेक्ष गति के बराबर होता है जाके। जब ओके, इसको नोट कर लीजिए ऊपर वाले को। जब पिंड एक ही दिशा में गति कर रहा हूँ तब सापेक्ष गति, सापेक्ष गति जो होगी जाके तब इनके अंतर के बराबर होगी जाके, अंतर या इनके अंतर के बराबर होगी जाके। जब विपरीत दिशा में गति कर रहा हूँ, विपरीत दिशा में गति कर रहा हूँ तब इनकी सापेक्ष गति क्या होगी जाके, सापेक्ष गति इनके योग के बराबर होगी जाके, v1 प्लस v2। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। सापेक्ष गति जब एक ही दिशा में दोनों गति कर रहे होंगे तो उनके अंतर के बराबर होगी जाके, जब अलग अलग दिशा में मतलब विपरीत दिशा में गति कर रहे होंगे तो उनके योग के बराबर होगी जाके। ओके, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया सापेक्ष गति। अब बात कर लेते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है, त्वरण को जो है एक्सेलरेशन कहते हैं, बड़ा हो जाएगा ज़्यादा, इसको ए से डिनोट करते हैं। आप बाइक में देखते होंगे एक्सेलरेटर होता है,
वो इसी से बना है। एक्सीलेटर काम क्या करता है, गाड़ी की गति कम या ज़्यादा करता है, तो त्वरण का काम भी वही है कि गति बढ़ाता या घटा, गति बढ़ने या घटने को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसलिए इसको ए से डिनोट करते हैं एक्सीलरेटर। वी से वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी मतलब वेग, तो इनको उसी साइन से डिनोट करते हैं। जैसे चाल को एस स्पीड, तो इनको जो इंग्लिश में जो नेम होते हैं उसी से डिनोट करते हैं। जैसे त्वरण, त्वरण को क्या करते हैं, एक्सेलरेटर बोलते हैं। एक्सेलरेटर होता है ना बाइक में, तो वो काम क्या करता है एक्सेलरेटर, गति कम या ज़्यादा करता है। तो यही काम जो है त्वरण का रहता है। त्वरण क्या होता है, गति के बढ़ने या घटने को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब देखो इसका फार्मूला समझते हैं हम लोग। वेग परिवर्तन की दर को, सॉरी पहले इसकी डेफिनेशन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब देखिए मैंने बताया ना कि ये काम क्या करता है, त्वरण वेग परिवर्तित करता है। बाइक में ही देख लीजिए, बाइक में देख लीजिए, या मान लीजिए आप फोर व्हीलर में देख लीजिए, एक्सीलरेटर होता है आपका। तो एक्सीलरेटर क्या करता है, गति कम ज़्यादा करने काम करता है, तो वही एक्सीलरेटर ये है त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर ये वेग परिवर्तन होगा तो किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष होगा ना कोई चीज़। तो त्वरण का जो फार्मूला बनेगा जाके, वो बनेगा जाके वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, परिवर्तन को डेल्टा वी मैंने वेलोसिटी में परिवर्तन बटे समय अंतराल डेल्टा टी, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन को प्रारंभिक वेग, सॉरी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। भाई वेग परिवर्तन हो रहा है, मान लो कि कोई चीज़ मैंने शुरू की 5 से और ये 50 पे पहुंच गई, तो कितना परिवर्तित हुआ, तो हमको परिवर्तन कितना हुआ ये निकालने के लिए 50 माइनस 5 करना पड़ेगा, बटे जितना समय लगाया जाके, वही इसका एक्सेलरेटर आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब त्वरण आ जाएगा। तो ये रहेगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब अंतिम वेग के लिए मैंने बताया था किससे डिनोट करते हैं, v से। प्रारंभिक वेग को किस डिनोट करते हैं, u से, और समय अंतराल को t से। a बराबर, ये आपका त्वरण का फार्मूला आ गया। अब त्वरण का जैसे आपको मान लो इसको मात्रक निकालना है, तो भाई वेग का आपको बताया थोड़ी देर पहले क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, सॉरी वेग का विस्थापन बटे समय, या दूरी मान ली विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, इंटू 1 बटे समय। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका मात्रक त्वरण का। अब ये हो गया त्वरण आपका। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी वेग परिवर्तन का अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इतना वेग परिवर्तन हुआ, बटे समय अंतराल जितना टाइम लिया इसने। अब इसका देखिए जो वो बनेगा जाके आपका मात्रक, तो भाई वेग का पहले निकालोगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, फिर समय अंतराल नीचे दिया तो सेकेंड फिर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुणा में घाते क्या जुड़ती है ना, तो ये T1 रहेगी, ये T1 रहेगी, ये बराबर T2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो ये घातें जुड़ती हैं जाके गुणा में, यानी समय अंतराल सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा जाके आपका। ओके, अब त्वरण हो गया। अब मान लीजिए त्वरण में आगे हम लोग बात करते हैं, ये नोट हो गया होगा, ये नोट कर लो, आगे हम लोग बात करते हैं इसके। अब मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि जैसे हम लोग कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब शुरू करते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ती है जाके, यानी कि त्वरण क्या होगा जाके, पॉजिटिव होगा जाके। भाई स्पीड बढ़ रही, त्वरण पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब कभी ब्रेकर में ब्रेक लगाते हैं,
जब कभी ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, स्पीड कम होती है कि नहीं होती है, तो वहाँ त्वरण क्या होगा जाके, ऋणात्मक होगा जाके। तो जब वस्तु का वेग, देखिए जब वस्तु का वेग समय के साथ घटता हो, समय के घट रहा हो, तब त्वरण ऋणात्मक होगा। क्या होगा, त्वरण ऋणात्मक होगा जाके, ऋणात्मक होगा। ओके, इसी ऋणात्मक त्वरण को, इसी ऋणात्मक त्वरण को मंदक कहते हैं, मंदक कहते हैं। ओके, जब क्या होगा, वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा होगा तो धनात्मक त्वरण होगा, उसको त्वरण कहते हैं। जब अगर वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक होगा, और इसी त्वरण को क्या कहते हैं, मंदक कहते हैं, मंदक कहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बाकी हम लोग आगे बात करते हैं त्वरण के आगे गति के समीकरण की। यहाँ तक चीज़ें हमारी होगी। अब हम लोग बात करते हैं गति के समीकरण की। बात करते हैं गति के समीकरण। आप लोग पता होगा गति के कितने समीकरण हैं, 3 गति के समीकरण। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वाला जो है v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए पहले हम चीज़ें को समझ लेते हैं। u आपका होगा प्रारंभिक वेग, u को डिनोट करते हैं प्रारंभिक वेग से, जहाँ से शुरू करते हैं प्रारंभिक वेग, आप लोग समझ रहे होंगे। v जो होता है अंतिम वेग, जहाँ से ख़त्म होता है आपका पिंड, जहाँ पर अंतिम वेग। इसके बाद अंतिम वेग के बाद आपका आता है a, बताए थे आपको त्वरण होगा जाके। इसके बाद t आपका जो रहता है जाके, t आपका यहाँ समय होगा जाके, और s क्या होगा जाके, यहाँ पे विस्थापन होगा जाके। s जो होगा वो आपका विस्थापन होगा जाके। ये आपको इतनी चीज़ें याद रखनी। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करेंगे, v से अंतिम वेग को, a को त्वरण से, और t से समय को, और s जो आपको यहाँ पे दिखाएगा, दर्शाएगा, विस्थापन दिखाएगा। तो जो पहला गति का समीकरण है, प्रथम गति का समीकरण जो है ये है, प्रथम समीकरण है गति का। अब डायरेक्ट आपसे आ जाएगा क्वेश्चन, गति का प्रथम समीकरण निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, हो सकता है 3 ये जो गति का समीकरण वो दे दे, एक अलग कुछ दे दे। उसमें से आपको क्या है, डायरेक्ट छांटना होगा कि निम्न में से कौन सा गति का प्रथम समीकरण है। ये भी आपको दिया होगा जाके। अब देखते हैं पहला समीकरण बनता कहाँ से, गति का समीकरण। तो हम लोगों ने त्वरण का एक फार्मूला पढ़ा था, त्वरण a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। यहाँ से आपका जो है गति का प्रथम समीकरण बनाया आपको, जो बस त्वरण का याद रखना है, आपका पहला समीकरण निकल आएगा आराम से। अब यहाँ से निकालिए t जब यहाँ जाएगा, जो यहाँ नीचे गुणा में होती है जाके, जब वो बराबर के इधर जाती है तो भाग में जाती है जाके। इसके बाद v माइनस यू बचेगा। अब जो चीज़ इधर माइनस की होगी वो इधर का उठ के आएगी तो प्लस की हो जाएगी। ओके, ए यू इधर माइनस का है तो इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर v। इनको आपस में इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि v बराबर ए टी प्लस यू। ये आपके गति का प्रथम समीकरण हो गया, या इसी को u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी गति की आपकी। ओके, तो कहाँ से आया, ये समझ में आ गया आपको, गति का प्रथम समीकरण। हम लोग बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण की। नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटा दें। हम लोग बात करते हैं गति के दूसरे समीकरण की। आपसे पहली बात तो ये डायरेक्ट आपसे पूछ देगा जाके, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। वो तो मैंने समझने के लिए बता दिया, बाकी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा जाके कि इसको निकाल के रखो जाके। आपको ये क्या है, लर्न होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, एकदम मुजवानी याद होनी चाहिए। यस बराबर
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है, डायरेक्ट मिल देगा गति का दूसरा समीकरण बताइए। तो ये आपका गति का दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये कहाँ से बनेगा जाके इसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग ने एक सब पढ़ा था औसत वेग का। किसका पढ़ा था? औसत वेग का। औसत वेग पता था क्या था आपका? v प्लस यू अपॉन टी। औसत वेग हो गया जाके ये आपका औसत वेग हो गया। फिर एक होता है जाके आपका कुल विस्थापन। कुल विस्थापन जैसे आपको निकालना है तो मान लो जो औसत वेग होगा जाके, अगर उसमें हम समय का गुणा कर दें, कॉमन सेंस की बात है, अगर औसत वेग में हम समय का गुणा कर दें तो कुल विस्थापन मिल जाएगा। इसमें क्या कर दे, समय का गुणा कर दे तो कुल विस्थापन मिल जाएगा। अब देखिए औसत वेग आपका ये है v प्लस यू अपॉन टू, सॉरी v प्लस यू अपॉन टू, और औसत वेग जो है इसकी जगह रखें v प्लस यू अपॉन टू। समय क्या मैंने बोला? t। इसके अलावा कुल विस्थापन किससे डिनोट करते हैं? s से, राइट। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या इक्वेशन में कहीं v की वैल्यू दिख रही है? नहीं दिख रही ना, तो हमको क्या करना है? v को रिमूव करना है। v को रिमूव करना है तो v को रिमूव किससे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू निकाल के इसमें रखनी है। इक्वेशन फर्स्ट से जो है आपकी v की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो v की वैल्यू उसमें निकली ऑलरेडी रखी हुई है, उसी को ऐसे ही रख देते हैं u प्लस ए टी प्लस यू बाई टू, और पूरे के मल्टीपल में क्या है? t है ना, है समझ में? अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको करते हैं तो 2u हो जाएगा, u प्लस यू जुड़ जाएगा, 2u हो जाएगा, प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, अगर इसके नीचे करेंगे ऐसे कर देते हैं, रुक जाइए, प्लस 80/2। अब t यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, t यहाँ पे, तो टी के जब गुणा करोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, s बराबर u प्लस यू टी, सॉरी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण आ गया आपका। ऐसे प्रूव करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है? याद करना है। सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, बाकी क्या करना है हमको? सीधे सीधे याद करना, रटना है। ये मान लीजिए प्रकार से, जब तक, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा जाके कि आप जो है इसे प्रूव करके निकालें। पहला वाला तो निकाल सकते हैं, बाकी दूसरा तीसरा ये जो है इतने इजी नहीं होंगे जाके कि आप एग्ज़ाम हॉल में इनको निकाल पाएँ। तो इनको क्या करना है? सीधा सीधा रटना है। बाकी निकालने का ये तरीका है, 2-3 बार निकालेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये क्या करना है? हमको रटना है पूरी तरीके से। अब बात करते हैं तीसरे की। अब बात करते हैं गति के तीसरे समीकरण की, गति के तृतीय समीकरण की। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए गति का जो है आपका ये तीसरा समीकरण है। v मैंने बताया अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, ये त्वरण, और s क्या है? कुल विस्थापन है। अब इसमें देखिए, इसमें कहीं भी आपको t की वैल्यू नहीं दी है, तो पहले इक्वेशन से हम क्या करेंगे? t की वैल्यू निकालेंगे। पहले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से क्या करेंगे? t की वैल्यू निकालेंगे। जब t की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो t की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए u इस तरफ आ जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन a, ये t की वैल्यू आ जाएगी। और t की वैल्यू क्या करना है कि दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। t का मान
दूसरे समीकरण में रखने पर, दूसरे समीकरण में रखने पर, अब देखिए दूसरे समीकरण में टी का मान रखते हैं जाके, एस बराबर यू, टी की जगह वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, टी की जगह वी माइनस यू अपॉन अपॉन ए, और इसका कंप्लीट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखते हैं, यू का अंदर गुणा कर देते हैं, यू वी गुणा में घातें जुड़ती हैं तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2। अब ये देखिए पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाले का, ए इंटू अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, और ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा वी माइनस यू का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे से ये ए से ये कट गया है, इसके बाद नीचे से 2a क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2a कॉमन ले लेते हैं, 2a लेके कॉमन इधर भेज देते हैं। ओके, अब इसके बाद जब 2a कॉमन लेके इधर भेज दिया तो जब 2 का गुणा इधर करेंगे, 2a का जब करेंगे इधर तो 2a इधर करेंगे तो a से a कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 इसमें आ जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस यहाँ 2a नीचे है, 2a से जब ऊपर गुणा करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दो, v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस है ना तो माइनस 2uv, इतना आ गया। अब ये इससे कट जाएगा, एक यू स्क्वायर से एक यू स्क्वायर कम हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा 2as बराबर माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। जब इसको आगे ले जाएंगे इस तरीके से तो यही आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का क्या हो गया, आपका तीसरा समीकरण बन गया, आपका तीसरा समीकरण बन गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों समीकरण गति के आगे कैसे निकले आपको पता चल गए, लेकिन आपको मैंने बताया कि क्या करना है, ये केवल बेसिक जानकारी के लिए है, आपको बाकी क्या है इनको रटना ही है, ये मान लीजिए आपको, क्योंकि इतना एग्ज़ाम हॉल में कंपटीशन के टाइम में इतना टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम हॉल में कि आप इनको प्रूव करो। ये है कि बाई चांस कभी भूल जाओ और आपके पास टाइम हो तो आप इनको ऐसे निकाल सकते हो। इरेज कर दें। अभी देखिए गति के तीनों जो समीकरण हैं आपके सामने आ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी में, हाँ, ये गति के समीकरण नॉर्मली किस वे में है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। अब ये मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ है, ये तो ऐसी गति कर रहे हैं तब के लिए है, क्षैतिज गति के लिए। अब मान लीजिए ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या करना है हमको, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मैंने ऊपर फेंकी या कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, तब क्या होगा जाके, तब यहाँ पे क्या करेगा, गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा जाके। वैसे गुरुत्वीय बल जो काम करेगा, गुरुत्वीय बल क्यों काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण लगता है तो गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। यानी जब ऊपर कोई चीज़ फेंकी जाएगी तो क्या है, जी का मान जो है पृथ्वी का वो अपनी तरफ खींचेगा, या ऊपर से कोई चीज़ फेंकी जाएगी तो जो पृथ्वी का जी का मान है, ये जी वो अपनी तरफ खींचेगा जाके। गुरुत्वीय बल जो है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है यहाँ ज़रूरत है तो उसको समझ लेते हैं एक मिनट के लिए हम लोग। जैसे मान लो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़, जो न्यूटन जी ने बताई थी कि जैसे कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकी जाती है तो वो नीचे आती है। क्यों आती है, क्योंकि इसको जी जो है, पृथ्वी का जी यानी गुरुत्वीय त्वरण है जो उसको खींचता है। या मान लो कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाती है तब भी क्या होता है जाके, उसको जी नीचे की ओर खींचती है, जिसकी वजह से वो बहुत ऊपर तक नहीं जा पाती है जाके। तो अब मान लो कोई चीज़ ये है, जैसे इसी में से कोई चीज़ ऊपर नीचे फेंकनी हो तब क्या होगा जाके, तब ये कैसे चेंज होगा जाके, तब यहाँ पे जी त्वरण की जगह क्या यूज़ होगा जाके, जी गुरुत्वीय त्वरण। जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए या नीचे फेंकी जाए, मतलब क्षैतिज में ना करके ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं, तब गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाएगा। और यहाँ विस्थापन की जगह क्या हो जाएगा, एच, ऊंचाई। विस्थापन की जगह क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ओके, विस्थापन की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊंचाई। और बाकी वो गति के समीकरण यही तीनों रहेंगे जाके। जैसे पहले वाला मैंने बताया, अंतिम वेग बराबर
u प्रारंभिक वेग प्लस ए की जगह क्या हो जाएगा g और t। जी मैंने बताया क्या हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, जब कोई चीज़ ऊपर से फेंकी जा रही है या नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है। अब सेकेंड बात कर लेते हैं इसी में एस नहीं होगा, सॉरी एच होगा जाके, क्योंकि एच ऊंचाई से फेंकी जाएगी या एच ऊंचाई तक जाएगी। एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरे की बात कर लेते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। ये जब ऊर्ध्वाधर हो कोई चीज़ फेंकी जा रही है, जब गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा हो, तब ये फार्मूले यूज़ किए जाएंगे। अब ये कब है, जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे आ रही है। जब ऊपर से कोई वस्तु जब नीचे आती है जाके, तो जब जैसे कोई चीज़ मान लो ऊपर से फेंकी गई यहाँ से, तो जब पृथ्वी की सतह की तरफ बढ़ती है तो उसकी गति क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि वहाँ पे काम क्या कर रहा होता है, गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये काम कर रहा होता है। प्रति सेकेंड में क्या कर रहा होता है कि इतनी जो है दूरी, इतनी जो है चाल बढ़ा रहा होता है उसके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बढ़ा रहा होता है। तो यहाँ क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा होता है। तो यहीं पे एक सवाल पूछ दिया जाएगा कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाती है तो उसका वेग अधिकतम कहाँ होता है। तो पूछ देगा वेग यहाँ अधिकतम होता है, या बोल देगा बीच में वेग अधिकतम होता है, या बोल देगा बिल्कुल पृथ्वी तल से टकराने से पहले उसका वेग अधिकतम होता है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बताइए यहाँ पे वेग अधिकतम कहाँ पर होगा जाके। यानी मान लो कोई चीज़ फेंकी जा रही है ऊपर से, जैसे ये फेंकी जा रही है, तो इसका वेग अधिकतम कहाँ होगा जाके, सबसे ऊपर जब फेंकी जा रही है वहाँ पर अधिकतम होगा, यानी प्रारंभिक वेग यहाँ पे अधिकतम होगा जाके, कि v यहाँ पे जो अंतिम वेग होगा जाके ये अधिकतम होगा जाके, या बीच में कहीं अधिकतम होगा जाके, या बोल देगा कि 100 मीटर के बाद अधिकतम होगा, 200 मीटर के बाद अधिकतम होगा। तो कहाँ पर वेग अधिकतम होगा जाके, तो जब पृथ्वी तल से टकराने से पहले, जस्ट टकराने से पहले जो उसका वेग होगा वो अधिकतम होगा जाके, यानी अंतिम वेग क्या होगा जाके, उसका अधिकतम होगा जाके। जैसे जैसे वो पृथ्वी तल की ओर आएगी, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो उसको बढ़ता जाएगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है उसकी जैसे क्या उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी कंटिन्यू। ओके, तो ये जो है आपका जब कोई वस्तु ऊपर से फेंकी जाए, और जब ये यहाँ से फेंकी जा रही है तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो होगा। ये मान लो ये चीज़ है यहाँ से फेंकी जा रही है, तो यहाँ पर इसका वेग क्या होगा, जीरो है अभी। जब इसको छोड़ेंगे तब वेग इसका बढ़ेगा धीरे धीरे, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या लेंगे, जीरो। अंतिम वेग जब ये पृथ्वी तल पर टकराने वाली होगी तो वो होगा जाके, और ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी h। समझे। अब इसमें जो मैंने आपसे बताया कि यही पूछ देगा सवाल आपसे कि कोई वस्तु ऊपर से फेंकी जाती है तो उसका अधिकतम वेग कहाँ होगा, तो पृथ्वी तल से टकराने से जस्ट पहले उसका वेग क्या होगा जाके, अधिकतम होगा जाके। ये समीकरण कम होंगे जाके जब पृथ्वी तल से कोई ऊपर, सॉरी पृथ्वी के ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर फेंकी जाती है। अब जब वस्तु कोई नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी, नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी, यानी ये मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यहाँ से कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही, तब क्या होगा जाके देखते हैं, समझते हैं। जब नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो इसका वेग धीरे 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 क्या होगा जाके, ऊपर कम होगा कि नहीं होगा जाके। तो ये यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग है, यहाँ पर क्या होगा, अधिकतम होगा जाके, सॉरी ये इसका क्या है, प्रारंभिक वेग है u। यहाँ पर क्या होगा, इसका अधिकतम वेग होगा जाके। जब भाई स्पीड देते हैं शुरू में तो एकदम तेज होगा जाके, और अंतिम वेग जो इसका v है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें आपका सवाल पूछ लेगा यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसका अधिकतम वेग कहाँ होगा जाके। तो जब जहाँ से फेंकी जा रही वहाँ अधिकतम वेग होगा जाके, जैसे ऊपर जाती जाएगी उसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब यहाँ क्या है कि वेग कम हो रहा है, वेग कम हो रहा है, तो वेग कम होने पर मैंने बताया जब किसी वस्तु का वेग घट रहा हो तो वहाँ पर क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, थोड़ी देर पहले बताए थे। तो जब वेग घट रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, वहाँ पर त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा त्वरण काम कर रहा है, मैंने कहा जी काम कर रहा है, तो जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। भाई इसका वस्तु का वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर जैसे बढ़ती जा रही घटता जा रहा है। वेग घटने पे कौन सा त्वरण काम करता है, ऋणात्मक त्वरण, जिसको मंदक बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा त्वरण काम कर रहा है, फिलहाल तो जी काम कर रहा है आपका, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष है, मतलब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जी काम करेगा आपका, माइनस जी। अब यही वाले फार्मूले रहेंगे सेम, जब ये क्या है, ऊपर से कोई वस्तु नीचे पृथ्वी तल की ओर फेंकी जाए, तल की ओर फेंकी जाए, तब ये आपके फार्मूले हो जाएंगे। ओके, अब हम अगले की बात करते हैं, जब नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है।
तो v क्या होगा, वही रहेगा आपका, बराबर u। अब यहाँ पे मैंने बताया g का मान क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो g v बराबर u माइनस जी टी। सेकेंड h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड वाला जो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये क्या होगा, जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकी जाए, ऊपर यानी ऊर्ध्वाधर फेंकी जाए, और फेंकी जाए, तब आपके ये हो जाए, ये वाले फार्मूले हो जाएंगे। कैसे होंगे मैंने बताया कि जब भाई ऊपर की ओर फेंकी जाएंगे तो क्या होगा, वेग कम होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 होगा, जबकि प्रारंभिक वेग क्या होगा जाके, अधिकतम होगा जाके। ओके, ये तीनों आपको आ गए होंगे समझ में, आई थिंक, नोट कर लीजिए। इरेज करते हैं इसको। अच्छा, आगे एक सवाल पूछते हैं। मान लो एक सिक्का है और एक पंखा है, या मान लो एक केजी का वाट है, एक किलो का वाट है, मतलब वाट है, और एक कोई पंखा है मान लीजिए। दोनों चीज़ अगर समान ऊंचाई से फेंकी जाए तो पृथ्वी के तल पे कौन पहले आएगा? तो जाहिर सी बात है, कौन आएगा पहले? 1 केजी पंखा, जो सॉरी 1 किलो का जो बाट है ये पहले आएगा, जबकि पंखा क्या है, बाद में आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? अगर मान लो यही सवाल ये पूछ दे, ये तो नॉर्मल है, अगर यही पूछ दे कि निर्वात में डायरेक्ट ऐसा सवाल पूछ देता है, निर्वात में 1 किलो का बाट और पंखा समान ऊंचाई से फेंके जाते हैं तो कौन पहले आएगा जाके निर्वात में? निर्वात मतलब समझ रहे हैं, वात मतलब होता है हवा, निर माने क्या होगा, निर माने निर प्लस वात से बनता है जाके, निर माने नहीं, और वात माने क्या, हवा या वायु, मान लीजिए हवा या वायु, जहाँ पर वायु या हवा ना हो तो उसको बोलते हैं निर्वात। जहाँ पर वायु या हवा ना हो, कुछ भी ना हो, उसको बोलते हैं निर्वात। अगर निर्वात में कोई वस्तु फेंकी जाए तो ये बताइए, 1 किलो का बाट और एक पंखा फेंका जाए तो वो दोनों में से कौन पहले आएगा? सवाल मेरा समझ रहे हैं? 1 किलो का बाट फेंका गया है और एक पंखा फेंका गया। पहले क्या फेंका गया? जब वायु थी तब फेंका गया। तब पूछ रहा दोनों में से कौन पहले आएगा। ओके, फिर सेकंड पूछ रहा निर्वात में अगर दोनों चीज़ें फेंकी जाती, निर्वात में 1 केजी का बाट जो है वो फेंका जाता है और एक पंखा फेंका जाता है, पंख मान लीजिए किसी चिड़िया का पंख है, तब दोनों कौन आते हैं, कौन पहले आते हैं? देखिए पहले में क्या है कि वायु में जब फेंकेंगे जाके तब हमारा 1 केजी का बाट पहले आएगा जाके, 1 केजी का बाट पहले आएगा। क्यों आएगा पहले? क्योंकि इसमें क्या है कि हवा का अवरोध जो है वो बहुत कम होगा जाके, और पंखे पे क्या होगा कि हवा का अवरोध होगा जाके, जिसके चक्कर में ये जो है ज़मीन पे लेट आ पाएगा। अब जब निर्वात में दोनों चीज़ फेंकेंगे तो निर्वात में दोनों चीज़ एक साथ आएंगे, कितनी भी वजन की चीज़ें फेंकी जाएँ और कितनी भी हल्की चीज़ें फेंकी जाएँ, निर्वात में दोनों चीज़ समान समय में ही आएंगी जाके, क्योंकि वहाँ पर कोई वायु का घर्षण नहीं है, वहाँ पर कोई जो है वायु का अवरोध नहीं है। इसे समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट सवाल ऐसे ही पूछ देते हैं, आपके जो फिजिक्स से रिलेटेड सवाल आते हैं ऐसे ही आते हैं। जैसे मैंने बताया, एक थोड़ी देर पहले आपको सवाल बताया कि मान लो दो चीज़ें जैसे एक ये वाला सवाल बता दिया कि 1 किलो का पंखा, 1 किलो का बाट फेंका गया और पंखा फेंका गया। ओके, तो दोनों में कौन पहले आएगा? पूछ देगा वायु में, पूछेगा वायु में 1 किलो का पंखा और एक सिक्का फेंका गया, या एक बाट फेंका गया, या मान लो कोई एक 5 किलो का बाट और एक 1 किलो का बाट फेंका गया, तो कौन पहले आएगा?
तो जब वायु की बात करें तो जो भारी चीज़ है वो पहले आएगी जाके, और हल्की चीज़ क्या है, लेट आएगी जाके, क्योंकि उसमें हल्की चीज़ में क्या है कि हवा का जो है अवरोध अधिक होगा जाके। लेकिन अगर निर्वात की बात कर रहा है तो दोनों समान समय पे आएंगे जाके। एक ये सवाल होगा, ऐसे सवाल ही पूछता है आपका, कभी डेफिनेशन नहीं पूछता जाके। थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल आपसे बोला था कि कोई पिंड जब ऊपर से फेंका जा रहा है तो उसका वेग अधिकतम कहाँ होगा जाके, तो जो पृथ्वी तल से टकराने से पहले उसका वेग क्या होगा जाके, अधिकतम होगा जाके। तो ये चीज़ें होगी जाके आपकी। अब आगे ये नोट कर लीजिएगा, अगर हम नहीं नोट कर रहे हैं तो आप जो है लिख के इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, अब प्रक्षेप गति क्या होती है जाके इसको बात करते हैं। आप लोगों ने नीरज चोपड़ा का नाम तो सुना होगा जाके, भाला फेंक में भारत को इस बार क्या दिया लाया है ओलंपिक में, गोल्ड मेडल। ओके, मान लीजिए ये ए है ये बी है। जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से फेंकी जाती है, ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है, तो वो जो है एक परवलयाकार पथ बनाकर इस तरह से वापस आती है। जैसे आप मैच देखते होंगे, मैच में जब कोई बैट्समैन यहाँ से बॉल मार रहा है तो इस तरीके जाके जो है फील्डर के पास पहुँच रही है। तो ये क्या है, एक परवलयाकार पथ बनाकर जो है ए से बी में पहुँच रही है। मान लीजिए कोई वस्तु जो फेंकी गई है वो थीटा कोण पे फेंकी गई है, कितने, थीटा कोण पे फेंकी गई है। ओके, और कितने, यू वेग से फेंकी गई। किस वेग से फेंकी गई, यू वेग से फेंकी गई है। इसमें डायरेक्ट क्या पूछता है, ये आपका प्रक्षेप गति है। पूछता प्रक्षेप पथ जो है, जो जिस जगह से ये होके गुजरी होती है जाके वस्तु, उसको प्रक्षेप पथ बोलते हैं। तो पहला आपसे पूछेगा प्रक्षेप पथ कैसा होता है, प्रक्षेप पथ कैसा होता है। तो प्रक्षेप पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है। प्रक्षेप पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है जाके। ओके, प्रक्षेप पथ कैसा होता है, परवलयाकार। तो आपका ये प्रक्षेप पथ कैसा होता है जाके पूछ लेगा डायरेक्ट, जो कि प्रक्षेप गति में प्रक्षेप पथ कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। आपको याद रखना है कैसा होता है, परवलयाकार। अब इसमें क्या होगा जाके, एक चीज़ ये पूछ लेगा जाके कि इसने ये जो दूरी है इसको बोलते हैं परास, रेंज। ए से बी के बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं परास। ए से बी के बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं परास। यहाँ से कोई वस्तु फेंकी गई यहाँ तक आई है तो इसमें परास पूछ लेगा, रेंज। और एक पूछता है ऊंचाई। ऊंचाई तो देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, लेकिन जो पूछता है इसमें अधिकतम ऊंचाई पूछता है, यानी कि एच मैक्स। एच मतलब हाइट और मैक्स मतलब अधिकतम, और रेंज मतलब परास। तो इसमें जो हाइट पूछता है कि अधिकतम वो कितनी ऊंचाई तक गई जाके, वो वस्तु जो फेंकी गई वो कितनी ऊंचाई तक गई जाके। तीसरा पूछता है इसमें समय, जो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, ए से जो फेंकी गई है और बी तक आने में जो समय लगा, उस समय को बोलते हैं उड्डयन काल। तो पहले क्या पूछेगा, एच मैक्स यानी कि अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई पूछेगा आपसे। ओके, एच मैक्स। फिर दूसरा आपसे पूछेगा परास, परास यानी कि रेंज। तीसरा पूछेगा इसमें आपसे उड्डयन काल यानी कि टाइम, उड्डयन काल। पिंड को यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं उड्डयन काल इसमें। ओके, यहाँ से यहाँ तक जो आने में समय लगता है उसको उड्डयन काल बोलते हैं। टी से नोट करते हैं। तो आपसे डायरेक्ट इनके फार्मूले पूछ लेगा जाके, कि फार्मूले बताइए इनका क्या होता है जाके। और यह पूछ लेगा प्रक्षेप पथ जो होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है जाके। तो अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई के लिए देखिए इसमें क्या है कि दो चीज़ों का यूज़ किया गया है। ये यू का यूज़ किया गया, थीटा का यूज़ किया गया, और इसमें एक और चीज़ है कि जब ये देखिए इस तरीके से फेंका जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या काम कर रहा है, जी काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय त्वरण इसमें काम कर रहा है। गुरुत्वीय त्वरण के काम करने की वजह से ये एक हद तक ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, क्योंकि इसको जो है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है इसको खींच रहा है। तो कौन सा त्वरण काम कर रहा है इसमें, गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का मान काम कर रहा है इसमें। तो अब इसी से फार्मूले बनेंगे जाके। इसके फार्मूले थोड़ा लेंदी होते हैं तो इनको आपको सीधे रटना है जाके, इनको निकालना नहीं जाके। तो जब अधिकतम हाइट होनी चाहिए, यानी हाइट कब होगी अधिकतम,
जब इसको वेग अधिक दिया जाएगा, वेग अधिक दिया जाएगा। वेग अधिक कब होगा जाएगा, जब यू का स्क्वायर कर देंगे, वेग अधिक हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा। अब इसका भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि मुझे क्या करना है, अधिकतम ऊंचाई लेनी है। तो साइन साइन थीटा का भी स्क्वायर कर दिया अपॉन 2g। जी हमेशा नीचे ही रहेगा। जी नीचे क्यों रहेगा भाई, ये नीचे की तरफ खींच रहा है जाके, ये यानी कि क्या है, अधिकतम ऊंचाई के भी अगेंस्ट होगा जाके, परास के भी अगेंस्ट होगा जाके, उड्डयन काल के भी अगेंस्ट होगा जाके। तो ये जो हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कब प्राप्त करोगे, जब क्या होगा, वेग का स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया अपॉन 2g कर दिया। तो ये आपका फॉर्मूला होगा अधिकतम ऊंचाई का। ओके, अब परास की बात करता है, तो परास जब हमको रेंज लेनी है अधिकतम, तो रेंज के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनमें दोनों में क्या, सॉरी इनकी जगह जो है, गैप देना भूल गए इसमें, रेंज यहाँ पर देते हैं। अब उड्डयन काल निकालना है, रेंज हम लोग बाद में निकालते हैं, अभी जगह की थोड़ी समस्या थी। उड्डयन काल, उड्डयन काल के लिए देखिए यहाँ पर जो होगा आपका, कहते हैं कि भाला फेंक में भाला को अधिकतम दूरी देने के लिए, अधिकतम दूरी पहुँचाने के लिए कितने प्रक्षेपित करना चाहिए, 45 को कोण पे। कितने पे, जो भाला फेंक होते हैं जैसे नीरज चोपड़ा है, इनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो इनसे बताया जाता है कि भाला को अधिकतम दूरी तक पहुंचने के लिए, दूरी का मतलब यहाँ पर रेंज से है, पहुंचाने के लिए कितने कोण पे फेंकना चाहिए, 45 के कोण पे फेंकना चाहिए। सेकेंड क्या होगा, थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है जाके -1 से +1 के बीच में होती है जाके। अधिकतम क्या होती है, +1 होती है जाके। ओके, तो जब इसकी वैल्यू +1 होगी जाके, तभी तो ये अधिकतम दूरी तक पहुंच पाएगा जाके। और थीटा की वैल्यू भी 45 होनी चाहिए। तो जब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है जाके, साइन 90 की वैल्यू होती है जाके 1, यानी कि हमें क्या है, एक वैल्यू लेके आनी है, वो भी कितने कोण पे फेंकना है, 45 के कोण पे फेंकना है, तभी क्या हमको अधिकतम रेंज प्राप्त होगी जाके। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, साइन 2 × 45 कर सकते हैं, ये भी तो 90 है, तो यानी कि साइन 2 थीटा, साइन और 45 की जगह क्या रखते हैं, थीटा। तो यानी यहाँ पर क्या होगा जाके हमको, हाँ सॉरी रेंज की बात कर रहे थे, साइन 2 थीटा। और ऐसा नहीं कि हमको वेग भी अधिक देना है, तो वेग भी क्या करना है, यू स्क्वायर कर दो, वेग अधिक देना, जी का मान कम रखना तो जी सिंगल कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। समझ में आया, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, बाकी इनको आपको रटना ही है। बाकी आप इनकी वो निकालोगे जाके, और वो निकाल के करोगे जाके तो नहीं कर पाओगे जाके, क्योंकि इतना टाइम वहाँ नहीं होता है जाके। तो मैंने बताया कि कितने पे, अगर सवाल आ जाए डायरेक्ट कि भाला फेंक में जो खिलाड़ी होता है वो कितने एंगल पर भाला को फेंके ताकि वो अधिकतम दूरी प्राप्त कर सके, तो वो एंगल होगा जाके आपका 45। और मैंने बताया था साइन में कितने वैल्यू होती है, अधिकतम 1, और 1 वैल्यू लेके आओगे तभी तो ये बनेगा जाके, अधिकतम दूरी प्राप्त करेगा। एक बनाने के लिए क्या किया कि साइन 2 थीटा कर दिया, 45 × 2, ये हो गया जाके। अब बात करते हैं उड्डयन काल की, तो ये होता है जाके u साइन थीटा अपॉन जी, ये सिंपल ही रहता है, u साइन थीटा अपॉन जी, सॉरी 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हो गया उड्डयन काल आपका। अधिकतम एच मैक्स, उड्डयन काल और परास, तीनों चीज़ जो है आपको ये याद करनी है, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। एग्जाम में डायरेक्टली कभी पूछ लेता है एकदम सीधे सीधे ऐसे ही, कि प्रक्षेप गति में प्रक्षेप पथ कैसा होता है, परवलयाकार। इसके बाद पूछ लेगा उड्डयन काल किसे कहते हैं, तो ये प्रक्षेप गति में ए से बी तक जाने में जो समय ले रहा है ये रूट में, उसको कहते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल का फार्मूला पूछ लेगा, अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला पूछ लेगा, परास का फार्मूला पूछ लेगा जाके, तो ये जो है आपके रहेंगे जाके। अभी पूछ लेगा कितने के एंगल पे जो है खिलाड़ी वो भाला फेंके जो अधिकतम दूरी जा सके, यानी अधिकतम परास प्राप्त कर सके, तो थीटा 45 से फेंकना पड़ेगा। ओके, तो ये प्रक्षेप गति होगी। जब कोई, मैंने बताया ना कि डिफिनेशन आपकी कहीं नहीं पूछता जाके, ओके, आपसे पूछेगा डायरेक्ट यही चीज़ें पूछेगा जाके। इरेज कर दें,
हम लोग लास्ट पढ़ लेते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग एवं रेखीय वेग, रेखीय वेग। और इनके बीच में जो है संबंध जो है बहुत पूछता है जाके। इनकी डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछता, लेकिन संबंध जो है कोणीय वेग रेखीय वेग का अक्सर पूछता रहता है। तो पहले हम कोणीय वेग समझ लेते हैं, फिर रेखीय वेग समझ लेते हैं। ये मान लीजिए एक वृत्तीय पथ है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस है r, वृत्त की रेडियस r होती है। अब ये है आपका, मान लीजिए यहाँ से कोई पिंड जो है गति कर रहा है, सॉरी मान लीजिए कोई यहाँ पे पिंड एक है जो गति कर रहा है। तो अब इसके देखिए कोणीय वेग का फार्मूला जो होता है आपका ये रहता है, कोणीय वेग बराबर थीटा बटे टी। अब यानी कि थीटा की बात करें, यहाँ पे थीटा क्या है, कोण है, और टी क्या है, समय है। अगर इसकी डेफिनेशन तुम बनाना चाहो तो डेफिनेशन आराम से बना सकते हो कि किसी पिंड द्वारा वृत्ताकार पथ पर 1 सेकेंड में आंतरित 1 सेकेंड में बनाया गया कोण उस पिंड का कोणीय वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यहाँ पे अगर हम एक वैल्यू रख दें इसकी तो कोणीय वेग बराबर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये थीटा है यहाँ पर, ये जो कोण अंतरित करेगा ये। तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, किसी पिंड द्वारा 1 सेकेंड में किसी वृत्ताकार पथ के केंद्र में बनाया गया कोण उस पिंड का कोणीय वेग कहलाएगा। आगे समझ में, डेफिनेशन ये हो जाएगी। डेफिनेशन फिलहाल आपसे कहीं नहीं पूछेगा, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ जाके। अगर डेफिनेशन की बात बता रहा हूँ तो आप खुद बना सकते हैं डेफिनेशन। कोणीय वेग क्या हो जाएगी, डेफिनेशन में बताया कि किसी पिंड द्वारा 1 सेकेंड में वृत्ताकार पथ के केंद्र पर बनाया गया कोण उस पिंड का कोणीय वेग कहलाएगा। ओके, ये कोणीय वेग होगा जाके। अब बात कर लेते हैं रेखीय वेग। रेखीय वेग जो होगा जाके आपका, रेखीय वेग जो हो जाएगा वो आपका यही होगा जाके, वही दूरी या विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे सॉरी दूरी बटे समय हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए इन दोनों में समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ये पिंड जो है पूरा एक चक्कर मार लेता है, पूरा क्या कर लेता है, एक चक्कर मार लेता है। इसका पूरा पिंड जो है इस सर्कल का पूरा एक चक्कर मार लेगा। तो ये होता है ना कि जो पूरा चक्कर होता है जाके, तो पूरा कोण कितना होता है जाके, पूरा जो कोण कितना बनाता है जाके वृत्त में, तो पूरा कोण बनता है 360। 360 का मतलब पाई बराबर 180 होता है, तो 2 पाई बनेगा, 2 पाई बराबर 360 हो जाएगा। तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा आपका, कोणीय वेग क्या हो जाएगा, अगर एक पूरा मान लीजिए टी समय में पूरा एक चक्कर मार लेता है तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। 360 का एंगल बना लिया। अब रेखीय वेग के लिए अगर बात की जाए डेफिनेशन की, तो इसी तरीके बना सकते हो कि 1 सेकेंड में चली गई दूरी जो है किसी रेखीय पथ पर 1 सेकेंड में चली गई दूरी उस पिंड का रेखीय वेग कहलाएगा। आप डेफिनेशन ऐसे बना सकते हो, बाकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा जाके, आपसे फिर एक बार बोल रहे हैं। अब ये रेखीय वेग देखिए, अगर मान लो यही पिंड है सेम, और ये क्या है कि इस पर चल रहा है, इस पर चल रहा है, तो इसका जो रेखीय वेग हो जाएगा, रेखीय वेग इसकी परिधि के बराबर होगा। तो इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। परिधि का मतलब ये होता है कि ये जो घेरा है ये कितनी दूरी जो है घेर रहा है, ये कितनी दूरी है, ये मतलब ये मान लीजिए एक तार हो, इसको लंबा कर दिया जाए तो ये कितनी दूरी है, उसको ही परिधि बोलते हैं। तो रेखीय वेग अगर देखा जाए, अगर यही मान लो टी समय में एक चक्कर मारता है तो इसका रेखीय वेग क्या हो जाएगा, रेखीय वेग हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी हो जाएगा रेखीय वेग। रेखीय वेग, रेखीय वेग। अब इसको जो है ओमेगा से डिनोट करते हैं, किससे, ओमेगा से, और इसको जो है वी से डिनोट करते हैं, वी से। अब इसका देखिए, अगर ये एक चक्कर लगाता है तो 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि ये क्या करता है कि कोण अंतरित करता है, ये कोणीय वेग कहलाएगा। अब ये क्या, रेखीय वेग जो होता है जाके ये दूरी करता है जाके। अब इन दोनों के बीच में संबंध पूछ रहा है आपसे, अब संबंध पूछा तो रेखीय वेग v बराबर, देखिए इसको 2 पाई अपॉन टी इंटू आर लिख सकते हैं। अब 2 पाई अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी को लिख सकते हैं ओमेगा लिख सकते हैं।
तो इसकी जगह वैल्यू रख दो, v बराबर ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। तो ये आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध आ गया। तो आपसे डायरेक्ट रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध पूछेगा जाके। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होगा, v बराबर है रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, जो भी आपका रहेगा जाके वृत्त उसकी त्रिज्या। तो ये आपका जो है डायरेक्ट पूछेगा जाके, बाकी कोणीय वेग या रेखीय वेग की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, संबंध पूछता है। संबंध ये आपका निकल आया, कैसे निकला वही पूरा एक्सप्लेन हो गया। आज की क्लास फिर यहीं तक रहती है, आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे जाके गति विषयक जो न्यूटन के नियम हैं, और इसके अलावा जो है बल के बारे में कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।